के मौका पर आपको ईद मुबारक भी कहते हैं, लेकिन इंतहाई नफीस शख्सियत को हमने यहाँ दावत दी है। और जर्नलिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, सीनियर जर्नलिस्ट होना उससे भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म के बानी तसव्वुर हों या आपकी पहचान ही सवाल हो जाए और आपका सवाल इतना नपतुला हो कि मसलन इसकी एग्जांपल देते हैं आपको। आप ये देखिए कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और चौधरी निसार अली खान जो हैं राहील शरीफ साहब के पास चले जाते हैं और उन्हें जाके बताते हैं कि मुशर्रफ साहब को हम बाहर भेज रहे हैं, तो हुकूमत बाहर भेज देती है। तो अगले दिन शख्सियत जो हमारे साथ अभी आने लगी हैं, इनका प्रोग्राम नशर होता है और ये तारिक फजल चौधरी साहब के साथ बैठे हैं। और अब तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उनका और परवेज़ मुशर्रफ साहब का तो फार्म हाउस जो है चक शहजाद में इकट्ठा है, दीवारें सांझी हैं। तो कितने अदब और आदाब से, अब मिनिस्टर हैं तारिक फजल चौधरी, ये ज़रा जहन में रखिए, और बड़े रख रखाव से उनको पूछते हैं कि हमसाया बैरून मुल्क चला गया, मुशर्रफ जनी बाहर चले गए, तो आप उदास तो हुए होंगे। क्या खूबसूरती से ये अपनी बात करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब को बता दिया कि आप जा रहे हैं, पार्टी इज़ ओवर। नवाज शरीफ साहब ने मानने से इनकार कर दिया और उनसे मुकालमा होता है, बड़ा खूबसूरत। उन्हें बताते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं हर कॉर्नर से चेक कर चुका हूँ, आप जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, मेरी कैलकुलेशन कह रही है मैं नहीं जा रहा। फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता है, ये कंपनी नहीं चलेगी, वो भी नहीं चली। तो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा नाम, बहुत सुथरे और सुलझे हुए जर्नलिस्ट, और सबसे बढ़कर जो जूनियर्स हैं उनको जो प्यार और मोहब्बत इनसे मिलता है वो शायद कम ही सीनियर्स के साथ से किसी को मुयसर आए। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए मुल्क के सफ़े अव्वल के और चोटी के जर्नलिस्ट हमारे फेल वड़ैच साहब जी। बहुत शुक्रिया सर। सर बड़ा वेलकम एक तो, लेकिन मुश्किल हो जाता है कि आप जैसी शख्सियत से जो नपतुला सवाल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे शायरी की बहर नहीं है। उसमें से अगर छोटी बहर का भी है कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था, 4-4 लफ्ज़ों के शेर, आपसे क्या बंदा पूछे, किस तरह पूछे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया, टाइम भी आपने दिया, फिर ईद के मौके पे आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशबख्ती सर हमारी। कैसे प्लान करते हैं ईदें? और आज की ईद तो चलें, आप ईदी देते हैं, बड़े हैं, सहाफ़त के भी बड़े हैं, घर के भी बड़े हैं, लेकिन जब बचपन और आँख खोली आपने और आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ यादें जो आप बता सकते हैं या जो आपको क्लिक करती हैं जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं, या वो यादें जो खींच लेती हैं आपको माजी की तरफ, प्लीज़ कुछ अता करें। जी बिल्कुल। मैं चूँकि ज़रा ज़्यादा लाडला था, क्योंकि इकलौता बच्चा था घर का, माँ बाप का, अपने मेरे चचा की जो दोनों थे उनकी भी मैं लाडला था, तो इसलिए मेरे ज़रा लाड प्यार बहुत थे घर में और बिगड़ने की हद तक थे। लेकिन फिर ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो शख्सियात जिनका साया था, वो सबसे पहले मेरे नाना, मैं 5th में पढ़ता था तो उनकी डेथ हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा शौक़ था, क्योंकि मैं हर वक्त उनके साथ रहता था। नाना की उंगली पकड़ के बाज़ारों में घूमना, स्कूल जाना, स्कूल आना, तफरी के वक्त उनके वो आ जाते थे। इतना वो उनका भी बेटा नहीं था, उनकी एक ही बेटी थी, मैं अकेला नवासा था, तो उनकी बहुत मोहब्बत का मैं मरकज़ था। तो उनकी जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा शौक़ भी था और एक जिस तरह साया हट जाता है वो था। और चूँकि उनका इतना ज़्यादा मेरे साथ साथ था, तो फिर बाकियों के साथ मेरा थोड़ा सा रवैया भी उतना करीबी नहीं था। तो वो बंदूक जो आपके घर में लटकी है वो नाना की? मेरे नाना की है। ओके। तो मेरे नाना जो थे वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। हाँ जी। और वो हेड मास्टर नॉर्मल स्कूल भी थे। हेड मास्टर नॉर्मल स्कूल का मतलब ये होता है कि उस ज़िले के सारे टीचर उनके शागिर्द थे, क्योंकि वो उनसे ट्रेन हुए थे। एलिमेंट्री कॉलेज उसको कहते थे ना, जो पहला नॉर्मल स्कूल होता था, अब उसको एलिमेंट्री कॉलेज कहते हैं। जी। तो वो चुनाचे मेरा जो 8वीं तक है, मैं किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मैं रोज़ाना स्कूल जाता था। अच्छा, दाखिला नहीं है कहीं दाखिला। और तरबियत नाना खुद कर रहे हैं? नाना खुद कर रहे हैं, पूरा वालिद जिला साहब खुद कर रहे हैं, लेकिन मैं
जहाँ टीचर अच्छा होता था उस स्कूल चला जाता। तो मैंने जितने भी मेरे शहर, आबाई शहर जोराबाद है, उसके जितने भी स्कूल हैं सब मैं घूमा हूँ कि अगर वहाँ पे अच्छा टीचर है तो मैं वहाँ चला जाता था रोज़ सुबह तैयार होके। और सबके साथ मेरा इम्तिहान भी होता था, लेकिन ना मेरा कहीं नाम दाखिल था, ना मेरी कहीं हाज़िरी लगती थी, कुछ भी नहीं था। यानी कि टीचर्स की पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्रीम जो थी वो आपको अवेलेबल थी और आपकी तरबियत में उन सबका हाथ, ऐसा ही सच्ची बेसिकली बात तो ये है ना। सच्ची बात यह है कि वो मैं चूँकि फैमिली ऑफ टीचर्स से बिलोंग करता था, मेरे वालिद, मेरी दादी, मेरे नाना, ये सब टीचर थे और फिर वो टीचर्स के टीचर्स थे। तो इसलिए उस ज़माने में तो ये कोई ट्यूशन का रिवाज था, ना कोई इस तरह का कोई मामला होता था। तो वो मतलब मुझे याद है कि जो सबसे पहली मैंने अलफ़ बे जो सीखनी थी, वो एक हमारे मास्टर लतीफ़ साहब होते थे, वो सिर्फ प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते थे, ठीक है। तो तख्ती लिखना, स्लेट लिखना, अलफ़ बे लिखना, वो मैंने उनसे सीखा। ड्राइंग मैंने भलवाल में जाके सीखी, सिर्फ ड्राइंग टीचर के पास मैं सारा दिन बैठा रहता क्या था। नाम टीचर का? उनका मास्टर जमील। जमील। जमील साहब से मैं सारी क्लास एक साइड पे बैठी होती थी और मैं अकेला बैठ के सीधी लाइनें लगा रहा होता था, क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी कमज़ोर थी। तो इस तरह इंग्लिश किसी और से सीखी, फ़ारसी मास्टर महबूब इलाही साहब थे, उनसे पढ़ी। मतलब हर चीज़ के लेक्चर्स अलग अलग टीचर्स ने मुझे दिए और जो कि उस ज़माने के उस इलाके के सबसे बड़े लोग। आपसे अगर पूछा जाए कि नाना की जो पर्सनैलिटी का ग्रेस है और जो क्रिज्माती पर्सनैलिटी थी, उसमें से आपने कौन कौन से निश्तर चुने, क्या क्या चुना, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी तरबियत जो है वो घर में तो चलो अदब आदाब ये तो सीखे, लेकिन मेरी शख्सियत का जो सही रुख है वो मैं जब जर्नलिस्ट बना तो तब बनी। उसकी वजह यह है कि मैं ना मेहनती था, ना मैं जो था बहुत ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में जाता था। मेरी ज़िंदगी बड़ी इजी टू गो थी। ये मैंने लोगों से सीखा है, ये मैं जिन लोगों से मिलता रहा हूँ और मेरे कैरियर से मैंने अपने नहीं तो ये जर्नलिज्म का हादसा जो इतना कामयाब है माशाल्लाह से, हादसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने चुना या ये टकरा गए आके, जैसे बीबी साहिबा, ये टकरा गया, ये हादसा है बिल्कुल। जैसे बीबी साहिबा ने कहा कि मुझे चुना गया है, मैंने नहीं। सच्ची बात यह है कि नहीं, मैं तो खैर ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो आया था एक हादसे की शक्ल में कि मैंने सीएसएस का इम्तिहान देना था और करंट अफेयर्स की तैयारी मेरा ख्याल था कि अखबार में होती। अब लाहौर बस गए आप? मैं लाहौर आके अप्रेंटिस के तौर पे शौकिया, अप्रेंटिस भी नहीं, शौकिया गया अखबार में। लेकिन फिर मैं उसके बाद ना कोई और इम्तिहान सोचा, ना कोई कैरियर सोचा, क्योंकि मेरा दिल इतना लग गया। वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायर अपनी शायरी करता है, जैसे पेंटर भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत पेंटिंग अच्छे, करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे उसकी जब खबर छपती थी मेरी लिखी हुई, तो मुझे उतना ही मज़ा आता था जैसे शायर को अपना शेर पढ़ के आता है। अच्छा, तो अच्छा। मैं फिर इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू किया। मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन जर्नलिज्म बन गया। तो वहाँ कौन सी ऐसे दोस्त, अहबाब, पॉलिटिशियंस, स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हमें बहुत सारी चीज़ें फिर आप खुद रिकॉर्ड पे लाए या आपके इंटरव्यूज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहीं कि किस किस का क्या क्या रोल हो सकता है या कैसे कैसे सारा। लेकिन उस वक्त देखिए हमारी जो उस वक्त जो 80s की जो जर्नलिज्म थी, जब मैंने कदम रखा तो राइट लेफ्ट की बहुत शदीद जंग। तो उस वक्त जो बहुत एहतराम अदब उन लोगों का था जो एंटी गवर्नमेंट हो, ठीक। जो डिफाइंस करते थे, ठीक। जिन्होंने सजाएं या कोड़े खाए हुए थे, उनका सबसे ज़्यादा अदब था। और आप और जो हुकूमत के सबसे करीब होते थे उनका बिल्कुल अदब नहीं होता। तो आप तो भुट्टो साहब के इश्क में भी मुब्तला थे और तो वो उस ज़माने भी करते थे। में उन्हें उस ज़माने में तो वो बहुत सेलिब्रेटेड जर्नलिज्म था जो भुट्टो के सपोर्ट में किया जाता था और एंटी ज़िया था उसको। अब बुनियादी ये थी सारी सारी, बिल्कुल सारी की सारी हमारी जर्नलिज्म भी ये थी।
हर इलेक्शन हम जीतते थे। पीएफ जो थी वो सेम उसकी सोच थी। ये तो सारी जर्नलिज्म ही ऐसी थी उस वक्त की। तो चंद लोग होते थे जो जनरल ज़िया के साथ होते थे या जो इस्टेब्लिशमेंट की उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथी होते थे, वगरना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज्ड टू डिफाई और वांटेड टू डिफाई। अच्छा, अब आप क्योंकि भुट्टो साहब का तज़किरा तो आ गया, तो उस दौर की यादें, फिर आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया और 88 में गालिबन आप जर्नलिज्म में आ गए, 86 में आ गए। 85 के दिसंबर में आ गया। हाँ, मतलब मीर साहब बाद में आए हैं, फिर वो मेरे ख्याल उन्होंने 88 में शुरू किया था, हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर मेरे कुछ अरसे वो जूनियर हैं आपके, 1-2 साल फर्क है। हाँ। हाँ, तो क्योंकि उनका 88 है तो मैंने कहा शायद सेम बैच। नहीं, मैं उस ज़माने में था जब आप जुनेजो साहब के दौर में आ गए जर्नलिज्म में। मैं 85 के दिसंबर में आ गया था और 85 के दिसंबर में आने के बाद मुझे याद है कि जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने मार्शल लॉ उठाने का ऐलान किया और जिस दिन गवर्नर तब्दील हुए, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1 जनवरी थी या कुछ जनवरी की डेट 86 की। तो जिस दिन वो गवर्नर तब्दील हुए हैं, सजाद कुरैशी गवर्नर बने हैं पंजाब के, तो उनका प्रोफाइल मैंने लिखा था। तो ये मुझे अच्छी तरह अच्छा, प्रोफाइलिंग स्किल आपकी स्पेशलिस्ट है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बीबी साहिबा आती हैं और उन्हें जलसे की इजाज़त भी मिलती है, वो सारा, तो फिर आप गए वो जलसे देखे? जी, मैंने क्योंकि आप वाहिद वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो इंच और फिट माप के उसकी मेजरमेंट करके बंदे बताते हैं कि कितने हैं। तो वो क्या था क्राउड और उसकी क्या यादें हैं? देखिए, ये बाद में हुआ, ये जो हमने मेजर किया, उससे पहले ये था कि हर कोई क्लेम करता था कि मेरे 10 लाख हैं, मेरे 20 लाख हैं। सबसे बड़ा जलसा तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में 10 अप्रैल 1986 को ही हुआ है। हाँ जी। उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। कितना बंदा था उधर? मेरा ख्याल है आप कहाँ खड़े थे? एयरपोर्ट से लेके मीनारे पाकिस्तान तक बंदा ही बंदा। ओह गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उस दिन लाहौर की कोई सड़क, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लाहौर से बाहर के आए हुए लोग और लाहौर के लोग मौजूद ना हो, लाहौर के लोग उन्हें सर्व ना कर रहे हों और वो यहाँ मौजूद ना हो। हर नंबर की गाड़ियाँ थी उस दिन, ठीक है। और और 3 दिन पहले शुरू हो गया था इस्तकबाल, जो है इस्तकबाली कैंप 3 दिन पहले लग गए थे और हम हर रोज़, यानी 3 दिन पहले से मार रोड के ऊपर इस्तकबाली कैंप लग गए थे, एयरपोर्ट तक लग गए थे। तो 3 दिन तक रिकॉर्डिंग्स लगी हुई थी, गाने लगे हुए थे, तराने लगे हुए थे। तो वो तो एक अजीब ही समा था। लेकिन मैं ये आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ जी प्लीज़, कि ये आज तो ये एस्टेब्लिश फैक्ट है ना कि सबसे बड़ा जलसा वही था, तो कोई इसको डिस्प्यूट नहीं करता। ठीक है। लेकिन मुझे याद है कि जब हम न्यूज़ रूम में बैठे थे, मैं उस ज़माने में न्यूज़ रूम में काम करता था, ठीक। तो हमने एक चिट बनाई जिस पे हर शख्स जो बाहर से आता था उसका बयान लिखते थे कि कितने लोग हैं। ओके, न्यूज़ रूम से जो बाहर इंटर हो नहीं, रहा है, जो बाहर से जुलूस देख के आता आ रहा है, था तो तो उसको उसका लिखते थे हम कि कितने हैं। ठीक है। तो जो पीपल्स पार्टी के हामी थे, जुबैर राना साहब या दूसरे अहबाब, तो उन्होंने तो आते ही कहा कि ये 20 लाख का जुलूस। 20 लाख। और जो दिलचस्प बात है कि जो जमात इस्लामी के अहबाब थे, उस वक्त जमात इस्लामी और जनरल ज़िया एक होते थे, तो वो कहते थे 1 लाख से ज़्यादा नहीं। तो आपने जिस तरह की ऐनक पड़ी हो, आपने जैसी ऐनक पहनी हो, वैसा ही सब कुछ नजर आता है। ये बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ये फैक्ट्स जो हैं, ये इनको पढ़ने के लिए भी सही ऐनक होनी चाहिए। अगर आपने अपनी मर्जी की ऐनक पढ़ी हो तो आपको मर्जी की आपने उस चिट में क्या लिखा? नहीं, मेरा तो इससे पहले कोई मैंने इतना बड़ा देखा नहीं था, लेकिन बाद में सब देखे हैं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उससे बड़ा नहीं था। और ये अंदाजन कितने होंगे? कोई मेरा ख्याल है कि 15 से 20 आसानी से कहा जा सकता है, अगर एयरपोर्ट से लेके आप उसको मीनारे पाकिस्तान तक। तो आपने वो पैदल जलसा सारा फिरा, कवर ये किया? पैदल भी फिरा, कभी गाड़ी पे बैठा, क्योंकि वो रुक रुक के चल रहा था ना। मसला अवारी के पे मोहतरमा रुक गई, ठीक है, लाउड स्पीकर से उन्होंने फिर हाँ जी, तो इस तरह से वो हम भी साथ साथ चल रहे थे।
क्राउड के, और फिर कभी आगे चले जाते थे, कभी पीछे रह जाते थे। वो तो एक फेस्टिविटी थी ना। तो शाम तक वो पहुँचे, सुबह सहरी 2-3 बजे से चले हुए, शाम शाम तक पहुँचे वहाँ तक एयरपोर्ट। और जब वो तकरीर फरमा रही थी तो आप कहाँ थे उस वक्त एग्जैक्टली? नहीं, मैं तो उस वक्त न्यूज़ रूम था, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी उस ज़माने में रिपोर्टिंग नहीं थी, न्यूज़ रूम थी। न्यूज़ रूम, तो आप न्यूज़ रूम जा चुके थे। ठीक। तो बीबी साहिबा से तो बड़ा पर्सनल आपका फिर ताल्लुक डेवलप हो गया और बड़ा कुर्बत का ताल्लुक भी रहा। ये ताल्लुक कैसे बनता है? कि वो देखें, वो बार बार लाहौर आती थी, इंटरव्यूज़ होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो फिर उससे एक वाकफियत हुई। उस ज़माने में वो शायद या आपका चुभता सवाल कोई कई कई दफ़ा दिल को छू जाता है कि ये भाई? नहीं, जो मेरी असल हुई, जो जब मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया, राइट। तो उसके बाद से फिर वो हर जगह ये कहती थी कि ही इज़ माय फेवरेट जर्नलिस्ट। उस इंटरव्यू में ऐसा आपकी नज़र में क्या खास था? उनकी नज़र में तो था, उन्होंने बता दिया कि फेवरेट जर्नलिस्ट हैं। आपकी नज़र में ऐसा उसमें क्या था कि एक असल में शोरा आफाक लीडर हैं, मैं वर्ल्ड की नंबर 1? असल में मेरी जो इंटरव्यू की टेक्निक है, या जो मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ इंसानी नफ्सियात को, मैं हर शख्सियत के साथ चलता हूँ, मैं उसके मुकाबल नहीं आ खड़ा होता, मैं उसके जज्बात की रवानी के साथ कदम मिलाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ अगर कहीं वो रुके तो मैं कहता हूँ चलते रहिए। मैं इसे क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, इंटरव्यू बहुत की अच्छे। ये टेक्निक कि आप चलने वाले के आगे खड़े हो जाएं, सामने खड़े हो जाएं, ये थोड़ी देर तो चल जाती है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलती। तो ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखी? तजर्बे से। बल्कि उस अहद में तो कोई ऐसा था नहीं। नहीं, मैंने दोनों तरीके अपनाए ना पहले। मसलन मेरी ड्यूटी लगी नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब क्या बात। की असाइनमेंट, और फिर मेरा उनसे बहुत गहरा तल्लक रहा। बल्कि मैं समझता हूँ मेरी तरबियत में उनका भी बहुत किरदार है। मैं उनके साथ बैरून मुल्क गया, उनके साथ बहुत टाइम गुजरा। तो मैंने जमील चिश्ती साहब पहले, हमारे सीनियर है, वो पहले वो बीट करते थे, उनकी ड्यूटी कहीं और लगी, तो मेरी ड्यूटी लग गई कि पीडीपी को आपने कवर करना। ठीक तो पहले दिन वो मुझे साथ लेके गए। ठीक ठीक है, ठीक तो उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम जरा कोई 2-3 सवाल करना। ठीक। तो मैं गया नवाबजादा साहब के पास, तो मैंने जाके सवाल किए 2-3, जो मेरे ख्याल में उस वक़्त बड़े रेलेवेंट और उनसे पूछने वाले थे, लेकिन ज़रा सख्त थे। ठीक। तो जमील चिश्ती की मौजूदगी में ही उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अच्छा। मेरे सवालों का। ठीक। और हम वहाँ 1 घंटा बैठे रहे, उन्होंने हमें चाय पिलाई और हमें रुखसत कर दिया। ठीक। मैं बाहर निकला, चूँकि मेरा तो पहला दिन था। हाँ जी। मैंने जमील चिश्ती साहब से पूछा, मैं कहा चिश्ती साहब, इन्होंने, आप रोज़ आते हैं, तो इन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया आज मेरे सवालों का। उन्होंने कहा ये तरीका नहीं था तुम्हारा सवाल करने का। अच्छा। तुमने तो आते ही उन्हें ये तासुर दिया कि तुम किसी मुखालिफ कैंप से आए हो और आज ही बदला लेना चाहते हो। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तुम्हें तो चाहिए था कि आज अपनी उनसे तल्लक, उनसे दोस्ती उनसे करते, और कल को परसों को आपको वक्त था, फिर ये मुखालफाना सवाल भी कर लेते। पहले दिन ही आपने धाक बिठाने की कोशिश की है। तो फिर उससे मुझे ये लगा कि नहीं, सबसे पहले जिस बंदे का भी इंटरव्यू करना है, जिससे भी मिलना है, पहले उसको एट ईज़ करें। चुनाचे मेरा पहला जो सवाल है, उसके बाद जो मेरा इंटरव्यू ही है, उसको मैं पूरा वक्त देता हूँ जब तक कि वो उस सवाल के जवाब पे खुद मुतमिन नहीं होता, मैं टोकता नहीं। आप कहते हैं कि आप पूरी अपनी पूरी बात कर, मन के अंदर जो भी आपके पड़ा है, क्योंकि उससे वो एट ईज़ हो जाता है। जब वो पहला सवाल ही अपनी तफसील में दे लेता है, तो फिर वो ये समझता है कि ये मुझे सुन रहा है,
ये मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर रहा, ये बार बार मुझे टोक नहीं रहा, क्योंकि टोकना किसी को अच्छा नहीं लगता, रोकना किसी को अच्छा नहीं लगता, इंसानी नफ्सियात है। आप सिर्फ ये देख लें कि आप सिर्फ मुक्के का वार करें ना तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, सिर्फ अंदाज, और मुक्का मारें तो फिर तो भाई अच्छा है, अच्छा। तो नवाबजादा साहब की आप देखिए वज़ादारी कि वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि भाई अभी बल्कि शुरुआत है। मुस्कुराते रहे वो मुस्कुराते। मेरे सवालों पे। फिर आपका बड़ा क्लोज उनके साथ बड़ा ताल्लुक रहा। नहीं, फिर तो उन्होंने ट्रेन किया। फ्रैंकली वो मुझे हर रोज़ सियासत के जो पेचीदगियाँ होती थी, बारीकियाँ होती थी, उनके बारे में ब्रीफ। बहुत टाइम गुजरा आपका उनके साथ, बहुत टाइम गुजरा। और वो आपको जर्नलिज्म सिखाने में भी उनका बड़ा। मेरा ये ख्याल है कि जर्नलिज्म की बजाय वो उनका चूँकि एक्सपर्टाइज थी इत्तेहादों की सियासत और सियासत की बारीकियाँ, तो आम जो हमारे जैसे मोटे जहन को समझ नहीं आती, वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता था। इतना वो इस काम के, इस जाहिर काम बात है, के वो बहुत पाकिस्तान का बात क्या है। He was leader of leaders. He had a very tiny, small party, but he was himself a leader of leaders. बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जी उनके लिए। क्या बात, क्या बात। कि बेनज़ीर भुट्टो ने उनके साथ काम किया, नवाज शरीफ ने उनके साथ काम किया, इमरान खान ने उनके साथ काम किया, कोई मुल्क का बड़ा आदमी, फातिमा जनाब साहबा ने के साथ उन्होंने काम किया, कोई मुल्क का बड़ा आदमी ने ऐसा नहीं है जिसने उनके साथ काम ना किया। मौलाना मौदूदी ने उनके साथ काम किया, शाह अहमद दुरानी ने उनके साथ काम किया, असगर खान ने उनके साथ काम किया, पीर पगाड़ा ने उनके साथ काम किया। आप देखें कि पाकिस्तान की कोई बड़ी शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सिवा जितने भी लोग हैं बाद की सियासत के, वो सब कि या वो मुखालिफ रहे या हामी रहे। अभी उस वक्त आपको अंदाजा था कि ये वापसी का सफर नहीं, वो उस वक्त ऐलान कर चुकी थी ऐलान हो गया, क्योंकि मैं आ रही हूँ, ठीक। और डेट तय, लेकिन उस डेट दिन- भी अनाउंस हो चुकी थी। उस दिन आपको ये खदशा नहीं था कि ये बात इनकी शहादत पे जाके खत्म होगी? नहीं, तीसरा सवाल जो था वो यही था कि विल आई बी सेफ इफ आई लैंड इन पाकिस्तान। यहाँ मेरी कैलकुलेशन टोटली गलत थी, मेरा जवाब टोटली गलत था। मैंने कहा कि इफ देयर आर ए फ्यू wise people in the military, they will receive you at the airport and will take you with garlanded vehicle directly to Prime Minister House। मतलब मैंने ये कहा कि वो फूलों की गाड़ी के साथ आएंगे और आपको एयरपोर्ट से सीधे वज़ीर आज़म हाउस ले जाएंगे, लेकिन आई वॉज टोटली रॉन्ग। वहाँ किस किस ने ये कहा कि खतरा हो सकता है? रहमान मलिक साहब ने कहा खतरा है, नहीं, उनमें से कोई नहीं बोला हमारी गुफ्तगू के दौरान, कोई और नहीं। ये वॉक ही कर रहे हैं आप? ये वॉक कर रहे हैं, ये हमने वॉक रहमान मलिक के लिए घर से लेके बीवी के घर तक पैदल की। और कितना किलोमीटर ये था अंदाजन? 1.5-2 किलोमीटर होगा। और वो कहीं कहीं रुक जाती हैं बात गौर से सुनने के लिए? हाइड पार्क में चलते हुए रुक भी जाती हैं? रुक भी जाते हैं, बातें भी करते हैं। हम कोई 8-10 लोग थे, तो मेरे भी 2 दोस्त थे, ये भी सारा काफिला था। बीबी ने वो पहने हुए थे ये स्पोर्ट्स शूज़। अब कातिल कौन में आपने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया डिटेल, लेकिन जो लोग नहीं जानते बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पर तहकीकात ही नहीं हुई, कम तहकीकात हुई हैं। आप इस पे बहुत सारी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है इस पे? आप समझते मेरा हैं? ख्याल है कि जितना पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पे काम हुआ है, इतना आज तक किसी कत्ल पे काम ही नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों ने इंतहाई अच्छी रिपोर्ट्स बनाई। आईबी की बहुत अच्छी है, स्पेशल ब्रांच की बहुत अच्छी है, मिलिट्री की बहुत अच्छी है, आईएसआई की बहुत अच्छी है। फिर स्कॉटलैंड यार्ड ने काम किया, फिर सबसे अच्छा काम जो है वो यूएन ने किया। तो ये अगर सारी रिपोर्टें पढ़े तो एक एक लम्हे की कहानी मौजूद है, एक एक नाम मौजूद है, एक एक शख्स का की मूवमेंट पता है।
तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हाँ, उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। जो यूनाइटेड नेशंस ने जो तजावीज़ दी थी, वो बाद में जनरल कियानी ने सदर जरदारी के साथ मिल के उनको खत लिख दिया था कि हमें आपकी इन सिफारिशात से इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उस वक़्त की बहुत से बड़े बड़े नाम जो थे उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात का ख्याल है। बिल्कुल सही। तो बीबी साहिबा की जब शहादत की खबर आती है, नाखुशगवार खबर पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, तो आप एग्जैक्टली कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक़्त जियो के दफ्तर में था जब पहली खबर आई। फिर ये आया कि नहीं, रहमान मलिक ने बीपर दिया तो उन्होंने कहा नहीं, बीबी ठीक ठाक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर के बाद ये खबर आनी शुरू हो गई। हम सारे वी वर ग्लूड टू टीवी। तो ये खबर शुरू हो गई कि नहीं, बीबी जो है वो संभल नहीं रही उनकी हालत। मैंने उसी वक्त ये अंदाज़ा लगाया कि अभी हालात ख़राब होने वाले हैं। तो मैंने उसी वक्त गाड़ी निकाली और मैं अपने जंग के दफ्तर से निकल के शिमला पहाड़ी आया, विच इज़ हार्डली ए फ्यू फीट अवे। फीट है, 1 मिनट का फासला है। 1 मिनट का। तो वहाँ उस वक़्त लोग आ चुके थे और वो सड़क बंद कर रहे थे। इत्तेफाक से जो उनका लीडर था वो उसी इलाके का था, मेरा जानने वाला था। उसने मुझे देखा, उसने मुझे रास्ता दे दिया, गाड़ी निकालने में हेल्प कर दी। गाड़ी निकाले। आगे कुछ नहीं था, यहीं शिमला पहाड़ी में था। वो दूसरे दिन फिर बाद में लोग निकले, लेकिन उसी वक्त हालात ख़राब होने शुरू हो गए। तो ये आपकी फाइंडिंग जो कंट्रोवर्सीज फैलाई जाती हैं कि आखिरी फ़ोन सुना, बाहर आ गई, तो फिर फायर लगा, तो कुछ धमाका भी उधर हो गया। एग्जैक्टली अगर आप इसे सम अप करें तो कॉज ऑफ डेथ क्या था? एक काज ऑफ डेथ तो वो लीवर ही था। मोहतरमा को कोई गोली नहीं लगी। गोली चली, लेकिन वो उनके दुपट्टे को छू के चली गई। ठीक। लेकिन इत्तेफाक है कि वो दुपट्टा नहीं मिला। क्यों? बस कहीं नहीं पता चला उसका। तो ये फिर कैसे पता चला कि वो छू के गुजरी और दुपट्टे को छू के गुजरी? अंदाजा है, ये भी अंदाजा है, क्योंकि जो एंगल बाद में स्कॉटलैंड यार्ड ने बनाया उसमें वो दुपट्टे को छू के। उससे ये लगता है कि बिल्कुल उनके करीब से गुजरी है, लेकिन उनको टच नहीं की। और जो उनके जख्म है वो एग्जैक्टली उस लीवर के मुताबिक है। वो जब धमाका हुआ, उनकी डेथ धमाके के बाद जब वो नीचे आ रही थी, तो उनको जो लीवर है वो एन उसी टाइम धमाका हुआ, और वो लीवर उस धमाके के नतीजे में उनके यहाँ, ये पंजाबी में तो इसको पुड़पुड़ी कहते हैं, ये सॉफ्ट जो जगह होती है, तो ये उसमें चली गई और वहीं इमीडिएटली सडन डेथ हो गई। इतनी आप एक पाकिस्तान का मुस्तरद नाम है, आप इतनी शोहरत एंजॉय करते हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मिस करते हैं बीबी साहिबा को? याद आ जाती है कभी-कभी? मैंने जो सियासत में मेरी आइडियलिज्म थी वो बीबी की डेथ के बाद ख़त्म हो चुकी है। अब सियासत में मेरा कोई आइडियल नहीं, अब प्रिंसिपल्स हैं। पहले लीडर होता था, अब प्रिंसिपल्स हैं कि जो इस असूल पे चलेगा वो ठीक है, जो इस असूल पे नहीं चलेगा वो गलत है। मियाँ साहब से कुर्बत कैसे? ये बीबी साहिबा का तो आपने पूरा बताया कि प्रेस टॉक में जाते थे, डिस्कशन हो जाता था। मियाँ साहब की से कुर्बत जब तक वो पहला इक़्तिदार नहीं उनका छिना, तो मेरे कोई अच्छे बल्कि तल्लुकात नहीं, बल्कि बुरे तल्लुकात थे। और मैं उन चंद साथियों में शामिल था जिनको नवाज शरीफ दौर में निकलवाने के लिए बाकायदा नाम दिए गए थे। आपको निकलवाने के लिए? जी जी, बड़े मियाँ साहब ने? चौथे नंबर पे था मैं। तो जब डॉक्टर मलीहा लोधी और ये बाकी लोगों को बस 3 ऊपर भी निकाले गए तो चौथे आप? मैं चौथा मैं था। तो वो इसकी पहले वजह प्लीज़ बता दीजिए कि आप नापसंदीदा क्यों थे उस दौर में? क्या वजह थी? मेरा ख्याल है उनका ख्याल होगा कि ये पीपल्स पार्टी का हामी है या हमारे खिलाफ लिखता है या कोई इस तरह की बात होगी उनके ज़हन में। मेरे ज़हन में तो नहीं थी। हुआ ये कि चंद दिन पहले जब ये लिस्ट निकली, उस लिस्ट से निकले से पहले मुझे बुलाया गया ऊपर, हमारे जो एडिटर इन चीफ है, और उन्होंने मुझे कहा कि सुहेल साहब आप ज़रा एहतियात किया करें, वो
प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत आपके बड़ी खिलाफ है। तो मैं दिल ही दिल में हंसा। मैंने कहा ये मुझे वैसे ही ना ज़रा एलिवेट कर रहे हैं, उनको तो मेरा नाम भी नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर तो मुझे जानता ही नहीं है, तो ये ऐसे ही ज़रा खुश कर रहे हैं मुझे। अच्छा, लेकिन वो जब लिस्ट आई तो फिर मुझे पता चला कि ये इसकी बुनियाद पे कह रहे थे कि, और फिर वो जब सैफुर रहमान साहब की और मीर शकील साहब की पूरी गुफ्तगू की टेप रिलीज़ हुई, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है, तो उसमें तीसरे नंबर पे मेरा नाम था, जिसमें सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इसको अखबार से भी निकलवाएं, और ये लेक्चरर है कॉलेज में, इसको मैं कॉलेज से भी निकलवाता हूं। कैसे पता चल गया, डायरेक्ट कह दिया आपने कि ये जो है अपना पार्टीज ओवर, और वो ज़रबुल मिसल भी बन गई ना साथ। मुद्दा ये नहीं था कि आपने कह दिया, मुद्दा ये था कि वो ज़रबुल मिसल भी बन गई, और मियाँ साहब सारे इख्तियारात, सारी एजेंसीज अंडर होते हुए जो आपकी आंखें हैं और कान हैं और फीड करते हैं, उन्हें नहीं पता था वो जा रहे हैं, आपको पता था वो जा रहे हैं। ये क्या? ये साफ़ी तजर्बा आपको सिखा देता है कि आपने कंक्लूजन तक कैसे पहुंचना। मसलन सबसे पहले तो बात ये थी कि जज क्या सोचते हैं। ठीक ठीक तो मैं मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए ठीक। मुझे एक एक जज की सोच का पता था। मतलब आपने जो शतरंज बिछाई थी वो जजिस तक भी पहुंच चुकी थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। क्यों पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये क्या नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, क्या फैसला देंगे, ये तकरीबन हर जज के बारे में हमें इतला मिल चुकी थी। वो सोर्स जो साकी का दर्जा रखता था, उसने क्या बताया आपको एग्जैक्ट कोट एंड कोट के भाई क्या बात है? दिलचस्प बात यह है कि उस शख्स को नूर के लोगों ने अप्रोच किया उस जज तक जाने के लिए, ठीक, और उससे उनका जहन, उन्हें फौरन पता लग गया कि ये, क्योंकि उस वक़्त जजेस की ये लॉबी कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करके आए, ठीक यानी ये खुद रिज़ाइन कर दे। ठीक। तो वो भी उस नुक्ता नज़र के हामी थे, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने नहीं मानी उस वक्त। तो इसी तरह मसलन उस वक़्त की फ़ौज का नुक्ता नज़र भी हमें पता था। ठीक। उस वक़्त DGISI क्या सोच रहे थे वो भी हमें इल्म था। उस वक़्त जनरल बाजवा साहब जो थे वो किस हद तक उन्हें रेजिस्ट कर रहे थे और किस हद तक रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये भी हमें इल्म था। ठीक। तो जब आप शतरंज के मोरों को अपनी अपनी जगह रख के देखते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट मुझे जिस दिन ये वाज़े तौर पे नज़र आ गया कि ये है पूरा खाका, तो मैंने वो लिख दिया द पार्टीज ओवर। उस पूरे खाके को मुकम्मल करने के लिए आखिरी शहादत जो इस पे आप अब क्लियर हो गए हैं कि भाई बस वो क्या थी, और वो कहाँ कैसे वो ईंट आपने वो देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है इनके कैंप से भी मुझे मिलती थी, नून के कैंप से, कि ये जजेस के बारे में इनकी क्या सोच है। ठीक है, बात तो आ गई थी जजेस के पे बिलाखिर, ठीक है, क्योंकि शुरू में नून का ये ख्याल था, और मैंने बाद में मियां नवाज शरीफ से पूछा भी, और ये मेरी किताब में भी शामिल है जो मैंने लिखी मोहतरम पे, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का भी मौक़िफ़ शामिल है। तो वो नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी कभी भी ये फैसला नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वकील सलमान असलम साहब थे उनके। वकील साहब ये समझते थे जायज़ तौर पर कि मैंने तमाम केस विन कर, ठीक, कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें मैंने जजों को मुतमिन न किया। चुनाचे वो भी नवाज शरीफ को कहते थे कि हर पॉइंट क्लियर हो जाए।
ठीक ठीक। दूसरा मेरा ये ख्याल है, ये मेरा ख्याल है, ये इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त जो आईएसआई के चीफ थे वो भी उन्हें ये कहते नवाज शरीफ साहब कि आप महफूज हैं। क्योंकि बाद में जनरल बाजवा साहब ने उन्हें फारग कर दिया और उनके बारे में ये कहते रहे कि वो नून से मिले हुए। ठीक ठीक है, तो जब आपके वकील का भी ये ख्याल हो, आपकी जजों के बारे में भी खुशगमानी हो, आपको आईएसआई चीफ भी ये कह रहा हो, तो फिर तो आप ये सोचेंगे ना कि मेरी हुकूमत नहीं जा रही। लेकिन ये टोटली मिस कैलकुलेशन। ठीक। तो ये आपने कैसे कन्वे की उन्हें? कोई किसी आपने कुछ एयरपोर्ट पे कोई मुलाकात हो गई या कैसे? नहीं, क्योंकि ये जब मैंने लिखा लिखा तो जब दुनिया पार्टीज ओवर, इत्तेफाक से 2 दिन बाद वो ताजिकिस्तान जाने वाले थे और मुझे पहले से इनविटेशन था कि मैंने उनके साथ जाना, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो जब मैं जहाज़ के अंदर खड़ा था, मैं पहले ज़ाहिर है मैंने जाना चला जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद नवाज शरीफ आ गए, तो मैं उनके पोतों से गुफ्तगू कर रहा था, वो मेरे साथ हंसी मजाक है उनका। तो मियाँ साहब कहते हैं इनसे पूछा है आते ही कि ये इन्होंने हमें कैसे रुखसत कर दिया, द पार्टीज ओवर कैसे लिख दिया। तो फिर उस पर बड़ी तो लंबी जहाज़ में गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कोई फौज हमारे साथ है, जज हमारे साथ हैं, ये आपने कैसे लिख लिया? मैं कहा जी मेरी कैलकुलेशन आपसे डिफरेंट है, मेरे ख्याल में ये सब कुछ तय है और आप जा रहे हैं। और ये इसके कई गवाह हैं जो उस वक्त जितने जल वो आपकी बात सुन के भी सरप्राइज नहीं थे, वो नहीं। बिल्कुल आराम से इजी थे कि हाँ, उन्हें वो उनको यकीन था। जैसे उन्हें अपनी कैलकुलेशन पे पूरा यकीन था ये कि था। भाई कहीं नहीं जा रहे। हाँ। लेकिन फिर उसके 8-10 दिन बाद ही काम शुरू हो गया। कंपनी नहीं चलेगी, ये टाइटल उसमें वो गुब्बारों में हवा भर रहे हैं और अशराफिया जो लीड है वो साथ, और इमरान खान साहब कार्टून शक्ल में, और बड़ा दिलचस्प टाइटल था वो। किताबें गायब हो गई लाहौर से, अच्छा खासा प्रेशर उस वक्त आया। क्या ये कंसीव कैसे हुआ ये कंपनी ने नहीं चली? देखिए, मैंने जब इमरान खान साहब का जब ये कहा जा रहा था ना कि सब एक पेज पे हैं, तो मुझे सबसे पहली इंडिकेशन जो मिली वो मिल गई थी कि इकॉनमी जो है इस पे फौज बहुत परेशान। ये इंडिकेशन कहाँ से मिली? ये मुझे मुख्तलिफ लोगों से जो मुलाकात होती है, जो अहम लोग, और उनमें से कुछ पॉलिसी साज, कुछ अहम। हाँ कुछ ठीक अंदर के लोग थे। ठीक तो मुझे ये पता लग गया कि वो बार बार उनसे मईशत के बारे में बात करें। ठीक है। 2 बातें और भी करते थे, बुज़दार साहब के बारे में और वज़ीर आला के बारे में, लेकिन असल बात ये थी कि वो मईशत पर बहुत परेशान थे और उन्हें लगता था कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और फिर हम, आपको पता है GHQ को मुख्तलिफ माहिरीन मईशत जो है वो आके ब्रीफ भी करते हैं, जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो अंदरून मुल्क मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स को वो बुलाते रहते हैं अपनी ब्रीफिंग के लिए। राइट। तो वो 6 महीने पहले से ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि इन इकॉनमी नहीं इनसे चल, और जो उनकी उम्मीदें थी कि ये बाहर से पैसा आ जाएगा, इमरान खान आएंगे तो सऊदी अरब से पैसे ले आएंगे, फलाना ले आएंगे, वो भी उम्मीदें टूट चुकी थी। और फिर दूसरा ये हुआ कि जो जनरल फैज साहब थे वो खुद इनके लिए एक जिस कहते हैं ना एक्वाइल्स हील, इन्हीं के लिए मसाला बन गए, क्योंकि जो कोर कमांडर्स थे उनकी अक्सरियत जो थी वो जनरल फैज़ के खिलाफ हो गई, और जनरल फैज़ की जो सपोर्ट करते थे इमरान खान, वो इमरान खान के भी खिलाफ हो गए। तो बेसिकली पांसा वहीं से पलट गया था। नंबर 1 इकॉनमी, नंबर 2 जनरल फैज़। ये वो 2 फैक्टर थे जिनकी वजह से जो मुक्तदरा थी वो इमरान खान के नाराज़ हो गई। ये बिल्कुल सही। तो अब आपको क्या लगता है कि जो
स्पेकुलेट होता है, डिस्कशन होता है, डील की ऑफर आ गई जी, ये ऑफर आ गई जी, ये ऑफर, वो जेल में है, नहीं, क्या स्टेज है अब? देखिए जो मेरी इतलात है ना, उसमें पहले दिन यानी इलेक्शन के फौरन बाद उन्हें ऑफ़र की गई थी। इसके अलावा उससे आगे कोई ऑफ़र नहीं गई और वो ऑफ़र ये है कि आपको बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, निज़ाम चलने दें। निज़ाम चलने दें, चुप करके बैठ जाए। ना कोई धरना, ना कोई जलसा, ना कोई कुछ। ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। तो बस ये इससे आगे ना बात चली है। उसके बाद फिर मामलात ख़राब ही हुए हैं, जितने भी वो हैं। अब इस सारे स्क्रीन प्ले का आप इंतहा फिर क्या देखते हैं कि मेरा ये ख्याल है वो कि जेल में हैं और ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये इंतहा का फैसला नहीं कर पा रहे। कोई इसमें अनहोनी भी हो सकती है कि मामला इतने अच्छे तय अगर पाएं कोई- और वो अगर वापस दुनिया आ में जाएं। किसी चीज़ का फैसला ना किया जाए तो आप अनहोनी पे ही छोड़ देते हैं। अनहोनी से मुराद ये कि अभी भी बहुत सारे पंडित ये बताते हैं कि वो पावर कॉरिडोर्स में वापस आना उनका लिखा हुआ है, इमरान खान साहब का। इस तरह की बातें लोग करते नहीं, हैं। लेकिन आपको वो क्या तो लगता है? देखे ना कोई अभी कोई शवाहिद नहीं है, इसकी कोई शहादत नहीं कोई मौजूद। शहादत नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। ये सब ऐसे ही है बातें। वो तो फिर ऐसे ही है ना कि मैं कह दूं कल ज़ल्ज़ला आएगा, आ गया, ना आया ना सही। वो ज़ल्ज़ला टल गया है, वो कहीं आगे चला गया। तो क्वेश्चन गोई करके तो नहीं, बात तो उसकी इंडिकेशन आनी चाहिए ना, किसकी किससे मुलाकात हुई, क्या तय हुआ, उसकी इंडिकेशन क्या है, क्या जेल के हालात बदले हैं, क्या पीटीआई ने अपना रवैया बदला है। जब भी कोई डील होने के करीब होगी तो ये चीज़ें होंगी ना कि पीटीआई जो है वो अपना रवैया बदलेगी, हुकूमत अपना रवैया बदलेगी, मुलाकातें होनी शुरू हो जाएंगी, कोई साफ नज़र आएगा कि नरमी हो गई है, फिर उसके बाद डील हो जाएगी। मरियम बीबी को कहाँ प्लेस अप करते हैं आप? और नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाज की कंट्रोवर्सी बड़ी बन ऑफ रही। एन नून लीग वही है जो मियां नवाज शरीफ ने आगे बढ़ाया उन्हें डेफिनेटली एज ए न्यू फेस, एज ए न्यू कैंडिडेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बढ़ाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो शहबाज शरीफ से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकती। तो ये तो कुछ ग्रुप जो मरियम बीबी के नहीं, ग्रुप लेकिन अल्टीमेटली हार्डलाइनर टाइप लोग हैं शायद। नहीं, देखे ना, सवाल तो ये है ना कि जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है उसकी तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो है कि उसने अपने इक़्तिदार में कैसे रहना है, फौज के साथ कैसे डील करना है और दूसरा मुल्क की इकानमी को कैसे डील करना है। ठीक है, इसके अलावा तो उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सही है। ठीक है, जो वज़ीर आला हैं 18वीं तरमीम के बाद, दे आर ऑल पावर, गवर्नेंस वो करते हैं, पैसे वो खर्चते हैं, पॉलिटिक्स वो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो उन्होंने मरियम को चुना। तो इससे तो साफ वाज़े होता है कि उनकी मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट वही है। हाँ, अगर शहबाज शरीफ से कोई क्लैश होगा या खामोशी से आपस में तय कर लेंगे, ये पता नहीं है। ये तो ज़ाहिर है वक्त आने पे ही पता चलेगा। ठीक है, शहबाज शरीफ खामोशी से पीछे हट जाएंगे या हो सकता है उस वक्त कॉन्टेस्ट हो और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो कि वो उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे करना है या मरियम को करना है, या उस वक्त कोई और फैसला करे कि किसको आगे आना चाहिए। तो ये तो अभी चीज़ तय होनी है, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक तो जो मोरा है अगला वो मरियम है। आपके जितने करीबी दोस्त हैं वो इतनी तरक्की करते हैं और वो इतना लंबा अच्छा सफ़र तय करते हैं, गॉडफादर साझा है सबका, या ऐसा क्या है? मोहसिन नकवी साहब देखें, वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद अब वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी, ये नहीं, क्या? तो मेरे दोस्त तो तो मंजूर भट्टू साहब मेरे बेहतरीन दोस्त थे। ठीक वो है, तो ये तो मेरी 1985 से सबसे दोस्ती है। अपोजिशन लीडर से भी होती थी, गवर्नमेंट पर लीडर से भी होती थी। लेकिन आप कुछ दोस्त आपकी नहीं, निस्बत लेकिन- से पहचाने जाते हैं। नहीं, बुनियादी बात यह है कि देखो मैं सर, कोई एजुटेशनल और कन्फ्रंटेशनलिस्ट नहीं हूँ। राइट, ठीक है, ट्रू। और दुनिया में कोई मेरा दुश्मन भी है, अगर उसने कोई मेरे से मशवरा किया है तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसको खुलूस से मशवरा दिया। ठीक।
अपने तस्सुबात से हट के जो उसके फ़ायदे में है, ठीक है। वो मशवरा दिया। अब चौधरी फवाद बिल्कुल ऐसे ही था जैसे छोटा भाई है, हाँ, अब भी ऐसे ही है। हाँ हाँ तो उसने भी बड़ी तरक्की की, लेकिन देखो मेरा कैरियर और है, उनका कैरियर और है, मोहसिन नकवी का कैरियर और है, मेरा और है। मैंने उसी तरह जर्नलिस्ट रहना है। चौधरी फवाद टॉप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गया, पता नहीं किस किस चीज़ का वज़ीर। मैं तो यही लाहौर में रहा। अब भी नकवी साहब अल्लाह करे और उनको तरक्की दे मेरे दोस्तों को, लेकिन मैंने तो यहीं रहना है। मैंने तो वही अपने पेन से लिख लिख के कॉलम भी छापने हैं ना। मेरा तो कैरियर उनके साथ नहीं है वाबस्ता। हाँ, उनके लिए दुआ गो हैं हम। और लोग ये तवक्को करें कि कोई आपका कोई दोस्त वज़ीर बन गया तो मैं उससे लड़ पड़ूँ, या कोई वज़ीर अब वजारत से उतर के अपोजिशन में आ गया तो मैं उससे लड़ पड़ूँ। ना जो कोई उतरता है, चाहे चौधरी फवाद है, उतरा है तो ना मैं अब भी दोस्त है, जब वज़ीर था तब भी दोस्त है। मोहसिन नकवी भी ऐसे ही हैं, जब CNN के नुमाइंदे थे तब भी मेरे दोस्त थे, ठीक है। और अब वो अगर इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो अब भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन वो उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। ठीक। पाकिस्तान की हिस्ट्री के भी और मौजूदा वक्त के बेहतरीन और सबसे बड़े जर्नलिस्ट इस वक्त सोहेल बड़ाई साहब, और वो उनकी जनता के पल्स के ऊपर हाथ। तो सवाल हम ना लें लोगों से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आज तक की पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया। क्या इन हालात में आपको लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने 5 साल मुकम्मल कर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। इस सवाल का जवाब तो आज तक मिल नहीं सका। और जो जिन्होंने मुकम्मल की वो बेचारे जीत नहीं सके। चौधरी परवेज़ इलाही के ज़माने में वो मुकम्मल हुए थे, अगरचे उसमें 2 वज़ीर आज़म थे, पहले जमाली साहब थे, फिर शौकत अजीज़ थे। उन्होंने अपनी टर्म पूरी की थी, लेकिन वो अगला इलेक्शन नहीं जीत सके। तो यहाँ हमारे यहाँ तो प्रेडिक्टेबिलिटी महीनों के मुताबिक चलती है, सालों के मुताबिक नहीं चलती। साल तो बहुत लंबा अरसा है, तो हम तो महीनों के मुताबिक चलते हैं कि ये 2 महीने ठीक चलेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। बहुत अच्छा। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मेरा सर से सवाल है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे सिस्टम में इमरान खान के लिए कोई जगह बाकी है? नहीं, इमरान खान के लिए उस वक़्त तक जगह बाकी है जब तक लोग उसके साथ हैं। जब तक जब भी इलेक्शन होगा तो इमरान विल बी देयर। ये ठीक है कि इस वक्त के सेटअप में उसकी कोई पोजीशन ना हो, लेकिन जब भी कोई ऐसा सेटअप जिसमें इलेक्शन होगा उसमें इमरान की दोबारा पोजीशन बन जाएगी। और इस वक्त भी जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है वो इमरान खान के वोटों की वजह से पार्लियामेंट में बैठी है। वो अपना काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन, लेकिन वो मौसर साबित नहीं हो रही। काश वो ये सारे मामलात पार्लियामान में निपटाए जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पाकिस्तान के 2 लीडर, एक नवाज शरीफ जो इस निज़ाम के अंदर आज़ाद हैं पर चुप है, और एक इमरान खान जो जेल में है और कैद है, और उनके बारे में ये है कि उनके ट्विटर हैंडल पे बड़ी बातें होती हैं कि उनका ट्विटर को कंट्रोल किया जाए ताकि उनके लिए कोई रास्ता निकल सके। आप क्या देखते हैं अगर मुस्तकबिल के अंदर पहले नवाज शरीफ के लब बोलेंगे या इमरान खान की रिहाई होगी? देखिए, गुजारिश ये है कि बतौर एक डेमोक्रेट के मैं तो किसी भी लीडर को जेल भेजने के खिलाफ। बतौर एक डेमोक्रेट के मैं तो इंतकाम के इस दायरे के ख़िलाफ़। मैं तो ये तरीका कि हर प्राइम मिनिस्टर उस जेल जाए, मैं तो इसको सख्त नापसंद करता हूँ और हमेशा मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। अब बाकी ये बात है कि अब आ जाएं हक़ाइक़ की तरफ। पहले तो ये थ्योरी है मेरी
हकीकत यह है कि यूँ लगता है कि जितनी देर ये सिस्टम चलना है, इसमें इमरान खान की रिहाई की गुंजाइश तब है जब वो इस सिस्टम को मनोअन तस्लीम कर। मेरा सवाल ये है कि आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, और जो इस वक्त पंजाब के अंदर इदारे हैं वो क्या जो काम कर रहे हैं आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? देखिए, फिर वही बात है कि कोई चीज़ ग्रास रूट तक कितनी पहुंची है, इसका कोई पैमाना नहीं। ये तो फिर वोट ही डिसाइड करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मरीम साहबा बड़ी मेहनत कर रही हैं, नए नए इनिशिएटिव ला रही हैं, लेकिन ये किस हद तक ग्रास रूट पर असरअंदाज हो रहा है? सुथरा पंजाब तो मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट है। पहली दफ़ा देहात में रियासत खिदमत की शक्ल में पहुंची है, पहले जुल्म की शक्ल में पहुंची थी, तो थानेदार के ज़रिए या पटवारी के ज़रिए, ये पहली दफ़ा खाकरूप के ज़रिए पहुंची। पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान कोई बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और अगर मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज में कहूँ तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये गवर्नमेंट कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में नाकाम रही। और नंबर 3, मुआशी इस्तेकाम आया है, मुआशी नमू नहीं हो सकी। ये 3 वो बातें हैं जो मुझे इन पर बड़े अदब से, बड़े एहतराम से इख्तलाफ है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुस्तकबिल में आप किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? बिलावल भी हैं और मरियम भी हैं, इनमें से आप किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? देखिए, फैसला तो आवाम ने करना है ना, और वोटों ने करना है। तो दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं, और लेकिन चूंकि मरियम को थोड़ा सा एज हासिल है, वो इसलिए कि वो पंजाब में है, और बिलावल साहब को लिए ज़रूरी है कि पंजाब से 30 से 35 सीटें लें, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इन 2 के बारे में भी यकीनी नहीं है कि ये 2 ही होंगे, कोई तीसरा भी तो आ सकता है। ब्रैड साहब ने आज तीसरा वज़ीर आज़म अनाउंस कर दिया है। चंद पर्सनैलिटीज़ हैं, उन पे आप मशवरा क्या मशवरा देंगे आप? नवाज शरीफ साहब को क्या मशवरा है? जी, नवाज शरीफ साहब बहुत गहरे आदमी हैं, और उनकी सोच जो है उससे फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितना फ़ायदा उन्हें मुल्की मामलात में दिलचस्पी लेकर हो सकता है, वो नहीं कर रहे। मरीम नवाज साहिबा? मरियम नवाज साहबा में बड़ी एनर्जी है, लेकिन बावजूद कि वो जलसों में बड़ी अवामी है, लेकिन उनका समाजी राब्ता अहले सियासत से और अहले सहाफ़त से बिल्कुल नहीं है, जबकि ये दोनों विंग उनकी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। बिलावल साहब? बिलावल साहब में बहुत खूबियाँ हैं, लेकिन जब तक पंजाब में वो अपना कोई बीज नहीं बोलते, उस वक़्त तक प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल है। आसिफ अली ज़रदारी साहब? आसिफ अली ज़रदारी साहब में बहुत खूबियाँ हैं, 2 दफ़ा सदर पाकिस्तान बन चुके हैं, पहली टर्म भी बावजूद मुश्किलात के मुकम्मल की, और दूसरी टर्म में भी कोई मुझे मुश्किल नज़र नहीं आ रही। लेकिन उनकी एक खूबी यह है कि उन्होंने जब से वो पार्टी के को चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कन्फ्रंटेशन से पार्टी को निकाल के एस्टेब्लिशमेंट की, तो पार्टी को रियासत की एक एलाइड पार्टी बना दिया है। लेकिन उनके इसी फैसले की वजह से जो पंजाब के अंदर पार्टी का वोट बैंक था, वो ख़त्म हो गया। अब वो ऐसा क्या करेंगे कि जिससे उनका वोट बैंक भी बहाल हो और उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते बहाल रहें, मुझे वो मुश्किल नज़र आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब? मोहसिन नकवी साहब, मेरा पहले उनके बारे में ये ख्याल नहीं था कि वो इतने टैलेंटेड हैं। बतौर दोस्त कभी मैंने उनके बारे में इतने टैलेंटेड होने का, अगरचे
हम दोस्तों के वो हमेशा से लीडर रहे और लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं और टॉप तक पहुँचे हैं और वजारत आला की है और सेकंडों में फैसले करते हैं, मुझे तो अब भी वो हैरान कन लगता है। तो उनमें बड़ी खूबियाँ हैं, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, सियासी ओहदे पर हैं पर सियासत नहीं कर रहे। और ये मैं उनसे वैसे भी कहता रहता हूँ कि तो जब आप सियासी ओहदे पर हों तो सियासत करनी चाहिए। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे और बड़े अरूज तक पहुँचे, लेकिन उनके जो सियासी फैसले हैं उनमें विजडम नहीं है। सियासतदान जो होता है वो उसमें लचक भी होती है, उसके अंदर नज़ाकत भी होती है मामलात को समझने की। तो उन्होंने पहले तो बड़ी लचक दिखाई जब इक़्तिदार में आना था, लेकिन जब इक़्तिदार से निकले तो और सख्त हो गए। और अल्लाह करे उनकी मुसीबतें जल्द ख़त्म हों। तो लेकिन जब तक कोई रजीम में बड़ी कोई तब्दीली नहीं आती, मुझे ऐसा नहीं नज़र आता कि उनकी इस सिस्टम में गुंजाइश है। सर आप तशरीफ़ लाए, आपने इतना वक्त सर दिया इतने अहम मौका पर, बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब जी, जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।